हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसके आगे के टॉपिक्स। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं अब तक हमने क्या किया। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी मींस डेमोक्रेसी का खात्मा। तो कैसे हिटलर ने किन किन स्टेप्स के थ्रू डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और जर्मनी में डिक्टेटरशिप की स्थापना कर दी थी। आगे देखो, हमारा आज का टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन। तो देखो क्या है इसमें बच्चों, डेमोक्रेसी के खत्म होने के बाद हिटलर का नेक्स्ट फोकस उसका क्या था? जर्मनी को अब फिर से पावरफुल बनाना, जर्मनी की जो डिग्निटी, जो रिस्पेक्ट खत्म हो गई है उस चीज को वापस लेके आना। और इसी रीबिल्डिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन। क्या मतलब है? देखो, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? जर्मनी की जो इकोनॉमी, आर्मी और सोसाइटी, इन सबको फिर से पावरफुल बनाना। इसके लिए हिटलर ने बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए, जैसे कि उसने पब्लिक वर्क्स, पब्लिक वेलफेयर के लिए अलग अलग काम शुरू किए, दोबारा से इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना शुरू किया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, यूथ को इनकरेज किया, और जो जर्मनी की मिलिट्री, आर्मी वगैरह है इनको सीक्रेटली एक्सपेंड किया, और भी बहुत कुछ। और यही सारे स्टेप्स थे जो कि हिटलर ने लिए ताकि जर्मनी को फिर से एक स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड और पावरफुल नेशन बनाया जा सके। तो आइए इन सब स्टेप्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक रिकवरी। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि हिटलर ने जर्मनी की इकोनॉमी को कैसे पहले की तरह खड़ा किया। जब देश पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, हिटलर को पता था कि लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम बेरोजगारी है। इसीलिए उसने सबसे पहले जॉब्स क्रिएट करने पर फोकस दिया। अलग अलग सेक्टर में उसने जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने बहुत सारे पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स चलाए, जैसे कि रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, नई नई फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करना। और इन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से बहुत सारे लोगों को तुरंत ही जॉब मिल गई थी, जिससे उनकी बेरोजगारी खत्म हो गई थी और लोगों को भी लगने लगा था कि हाँ, अब जॉब भी मिल गई है, अब हमारी इकोनॉमी पहले की तरह वापस आ जाएगी, पहले की तरह स्टेबल हो जाएगी। सेकंड है हमारा रीआर्मामेंट। हिटलर ने सीक्रेटली जर्मनी की जो आर्मी है उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। आर्मी की जो संख्या बढ़ाना, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के खिलाफ था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसके तहत जर्मनी को बहुत सारा वॉर कंपनसेशन देना पड़ता था। सोल्जर्स की भी लिमिट सेट की गई थी कि इससे ज्यादा सोल्जर्स आप नहीं रख सकते। और जब हिटलर ने जर्मनी की जो आर्मी है इसको एक्सटेंड करना स्टार्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के खिलाफ हो गया ना। लेकिन हिटलर ने किसी की भी एक बात नहीं सुनी, और जब आर्मी बन रही थी, आर्मी एक्सपेंड हो रही थी, तो उनके लिए अलग अलग वेपन्स की भी नीड थी, और यूनिफॉर्म, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, बहुत सारी चीजें जिसकी आर्मी के लिए जरूरत थी। और इन सब चीजों को बनाने के लिए फैक्ट्रीज को ऑर्डर दिए गए, काम बढ़ने लगा, और यहाँ पर भी हजारों लोगों को जॉब मिल गई थी। जहाँ पर आर्मी इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उस फील्ड में भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गई। और यहाँ भी जर्मनी के जो लोग हैं, सिटीजन हैं, उनको लगने लगा कि अब इकोनॉमी स्टेबल होकर रहेगी, हमारी जो अर्थव्यवस्था गिर चुकी है पूरी तरह से वो अब सुधर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वोल्क्सवैगन, जिसका क्या मतलब होता है? द पीपल्स कार। हिटलर ने एक नई स्कीम लॉन्च की, वोल्क्सवैगन, जिसका क्या मतलब है? पीपल्स कार। इससे क्या हुआ? लोगों को लगने लगा कि अब तो हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, क्योंकि हिटलर ने लोगों को प्रॉमिस किया कि चीप और रिलायबल मींस जो एक बेसिक है ना कि इतनी तो मिनिमम होनी ही चाहिए, ऐसी कार अब हर पर्सन के पास होगी, हर सिटीजन के पास होगी, मींस हर घर में एक कार अब जरूर होगी। और ये स्कीम जर्मनी में पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के काम आई, और सच में अब लोगों को लगने लगा था कि जर्मनी फिर से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अब सुधर रही है। यानी कि हिटलर ने अब जॉब्स, आर्मी बिल्डिंग और पब्लिक प्रोजेक्ट्स के जरिए जर्मनी की इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट हिटलर को लेके और भी ज्यादा मजबूत हो गया था कि हिटलर एक स्ट्रॉन्ग लीडर है जो हमारा प्राउड, हमारी डिग्निटी हमें वापस दिला सकता है। आगे समझ। आगे देखो, सेकंड पॉइंट हमारा क्या दिया गया है? कंट्रोल ओवर सोसाइटी। तो बच्चों, अब हम समझते हैं हिटलर ने कैसे जर्मनी की सोसाइटी यानी कि पूरे समाज को कैसे कंट्रोल में लिया। अब सबको पता है नाजी रूल में जर्मनी की जो डेली लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। हर चीज अब डिसिप्लिन, कंट्रोल और स्ट्रिक्ट रूल के तहत चलने लगी थी। जर्मनी की जो लाइफ है लोगों की वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन हो गई थी। लोग क्या काम करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ हिटलर के अनुसार हो रहा था। इन सब चीजों पर हिटलर का कंट्रोल आ गया था। और अगर कोई भी नाजी रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसे दुश्मन मान के, उसे डरा धमका के या फिर मार दिया जाता था। कोई अगर हिटलर के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो उसकी आर्मी उसे पकड़ लेगी, उसे टॉर्चर करेगी और उसे मार दिया जाएगा। और जो जर्मनी की विमेन्स थी, इनका क्या काम था? हिटलर के अकॉर्डिंग विमेन्स का सिर्फ एक ही रोल था, घर संभालना और प्योर आर्यन बच्चे पैदा करना। विमेन्स के लिए सिर्फ एक ही काम हिटलर ने छोड़ा था कि अब आपका सिर्फ एक ही काम है, घर संभालो, बच्चा पैदा करो और बस। और हिटलर के अकॉर्डिंग विमेन्स को जॉब करना और पॉलिटिक्स में आना,
ये सब पसंद नहीं किया जाता था। और इसके साथ ही अगर कोई भी वुमेन बहुत सारे बच्चे पैदा करती थी, मीन्स बहुत सारे आर्यन बच्चे पैदा करती थी, तो उन्हें स्पेशल अवार्ड्स भी दिए जाते थे। यानी कि नाजी रूल में वुमेन्स का सिर्फ एक ही काम बचा था, फैमिली को बढ़ाना भी कैसे, आपको ऐसे बच्चे पैदा करने हैं जो कि नाजी रूल को फॉलो करें, हिटलर की गाइडलाइंस को फॉलो करें, ये सब। आगे देखो, जर्मनी की जो सोसाइटी है, वहां का जो समाज है, उन सबको एक ही आइडियोलॉजी के हिसाब से चलाया जा रहा था, और वो भी नाजी आइडियोलॉजी। स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऑफिसेज, स्ट्रीट्स, थिएटर, हर जगह रूल्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी हो गया था। अगर कोई भी किसी तरीके से रूल को ब्रेक करता तो उसे पनिश किया जाता। अब लोगों को लगने लग गया था कि उनके आसपास हर वक्त गेस्टापो या फिर नाजी के जो सपोर्टर्स है वो उन्हें देख रहे हैं। इसीलिए जर्मनी में जितने भी लोग रह रहे थे वो सब फियर और डिसिप्लिन के साथ जीने लगे थे। उन्हें एक डर सा मन में बैठ गया था कि अगर हमने कुछ बोला या फिर कोई रूल ब्रेक किया तो हमें मारा पीटा जा सकता है। आया समझ? यानी कि हिटलर ने सोसाइटी को कुछ इस तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था कि लोगों की जो बेसिक फ्रीडम होती है ना, कि अपनी मर्जी से इंसान सोच सके, जा सके, आ सके, ये चीज भी अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अब पूरी सोसाइटी एक ही आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चल रही थी, वो भी नाजी आइडियोलॉजी। आगे समझ? आगे देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रोल ओवर यूथ। तो बच्चों अब हम बात करेंगे यूथ को कैसे कंट्रोल किया हिटलर ने। हिटलर जानता था कि अगर जर्मनी को हमेशा के लिए नाजी रूल्स पर चलाना है, नाजी विचारधारा के तहत उनको चलाना है, तो सबसे पहले यंग जनरेशन है, यानी कि जो यूथ है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसने जर्मनी के जो बच्चे और बच्चियां यानी बॉयज और गर्ल्स है, इनके माइंडसेट को बदलना शुरू किया। कैसे? आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, हिटलर यूथ एंड लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स। क्या मतलब? हिटलर ने यंग लोगों के लिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसने की हिटलर यूथ जो कि लड़कों के लिए थी और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स जो कि लड़कियों के लिए थी। इस ग्रुप में ज्वाइन करना वहां के सिटीजन्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया था। हर स्कूल गोइंग चाइल्ड को इन ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग लेना कंपलसरी कर दिया था कि जो भी अब स्कूल या कॉलेज जा रहा है, वहां पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को अब इन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। आगे देखो, ट्रेनिंग फॉर बॉयज, यानी कि लड़कों को अब मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग दी जा रही थी, जैसे कि मार्चिंग, मोर्चे निकालना जिसको हम बोलते हैं, और शूटिंग प्रैक्टिस, गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। फिजिकल फिटनेस पर उनके ध्यान दिया जा रहा था, डिसिप्लिन और ओबीडियंस उन्हें सिखाया जा रहा था। और उन्हें ये सब सिखाया क्यों जा रहा था? ताकि वो जर्मनी के लिए एक अच्छे सोल्जर के रूप में उभरे और जर्मनी के लिए लड़ाई लड़ सके। आगे समझ? आगे देखो, ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। गर्ल्स को क्या ट्रेनिंग दी जा रही थी? मदरहुड एंड फैमिली रोल। क्या मतलब? लड़कियों को लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स में क्या सिखाया जा रहा था? उन्हें कैसे घर संभालना है, कैसे उन्हें बच्चों की परवरिश करनी है, प्योर आर्यन फैमिली इसको कैसे मेंटेन करना है, कुकिंग, क्लीनिंग और अपनी फैमिली को लेके जो और छोटी मोटी ड्यूटीज है और जो छोटे मोटे काम है, वो सब उन्हें किस तरीके से अच्छी तरह करने हैं। और ये सब सिखाया क्यों जा रहा था लड़कियों को? क्योंकि हिटलर चाहता था कि लड़कियां फ्यूचर में मदर्स बनकर आर्यन रेस को प्योर रखें, मींस जो आर्यन सुपीरियरिटी है इसको बरकरार रखें। आगे देखो, क्रिएट लॉयल नाजी सिटीजन्स। हिटलर का इन सारे कामों को करने के पीछे मेन एम क्या था? हिटलर एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता था जहां पर जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो ब्लाइंडली लॉयल हो नाजी पार्टी के लिए, मींस नाजी आइडियोलॉजी को लेके, नाजी के रूल रेगुलेशंस को लेके कभी भी किसी भी सिचुएशन में उनके मन में ये डाउट ना आए कि भाई ये शायद ये गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर इससे बेहतर और भी कुछ किया जा सकता है। एक तरीके से अंधभक्त जिसको बोलते हैं ना, कि पूरी तरह भाई अगर ये पर्सन सही कह रहा है तो भी सही, गलत कह रहा है तो भी सही, बिल्कुल पागल हो जाना एक चीज के लिए। ऐसी जनरेशन बिल्ड करना हिटलर का मेन एम था, जहां पर यंग जनरेशन ब्लाइंडली लॉयल हो नाजी पार्टी के लिए, नाजी आइडियोलॉजी के लिए। वहां पर उन्हें सिखाया जाता था कि हिटलर उनका हीरो है और जर्मनी के लिए सेक्रीफाइस करना, जर्मनी के लिए किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना, लाइक वॉर्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना या फिर कंट्री के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, ये चीजें उनके लिए प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, ये उनकी बेसिक ड्यूटी होनी चाहिए। आगे समझ? यानी कि हिटलर ने यूथ को इस तरह से ट्रेन किया कि वो सोच भी ना सके कि नाजी आइडियोलॉजी गलत हो भी सकती है, और इसी तरह वो जर्मनी की जो न्यू जनरेशन है उसको नाजी माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलाना चाहता था, ताकि इन फ्यूचर कभी भी किसी के मन में ये विचार भी ना आए कि ये चीज तो गलत हो रही है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर ये अच्छा है, ये बुरा है, कुछ भी किसी तरह की सोच लोगों के मन में नहीं आनी चाहिए। हिटलर पूरी तरीके से वहां के सिटीजन्स के दिलो दिमाग पर अपना कंट्रोल जमाना चाहता था। आगे समझ? तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, बाकी की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, और अगर इस पूरे टॉपिक में जो हमने किया इसमें आपको कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ, तब तक